बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर 14 को डिस्कस करना है, जो कि हमारा चैप्टर 12 बनता है फंगेट का। आज से हम सेकेंड ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और चूंकि आप में से बहुत से बच्चे संडे सेशन में ये पढ़ भी चुके हैं, तो उन्हें इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते होंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों ने इसके ऑलरेडी लेक्चर लिए हैं। तो चैप्टर 12 जो कि लेक्चर 14 है, इसको हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं चार्ज से, कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कुदरती प्रॉपर्टी। आप एक कुदरती प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं जिसमें ये एबिलिटी है वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करे। तो चार्ज एक नेचुरल एबिलिटी है जो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं पार्टिकल्स। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चार्ज, कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएं। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उसमें पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज हमेशा नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में होता है। चार्ज कभी, वैसे तो हम एक पर आते हैं, एक सिंगल चार्ज हम फिजिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस। चार्ज हमेशा मिलियंस में, बिलियंस में, 100 में, 1000 में होते हैं। मीन्स कि क्वांटाइजेशन में होते हैं। सिंगल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता या सिंगल चार्ज नहीं होता। आइडियली हम पढ़ा रहे होते हैं सिंगल चार्ज। सेकंड है आपके पास इनवेरियंस। के इनवेरियंस क्या होती है? इनवेरियंस का मतलब ये है कि चार्ज, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज़्यादा कर दें, कम कर दें, चार्ज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चार्ज जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि स्पीड बढ़ाओगे तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा, नथिंग, ऐसा नहीं होता। थर्ड है एडिशन। जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप जितना मर्जी चार्ज ऐड कर लें, जो रिजल्टेंट चार्ज है बेटे उसने हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहना है। रिजल्टेंट चार्ज की वैल्यू ने कभी भी चेंज नहीं होना। उसके बाद मैंने मिनिमम चार्ज को डिस्कस किया कि मिनिमम चार्ज कितना होता है। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि आप बच्चों को पता है कि एटलीस्ट इतना चार्ज हम यूज़ करते हैं। अब देखें इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने एक सिंपल सा एमसीक्यू यहाँ पे आप बच्चों से डिस्कस करने की कोशिश की। मैं कहता हूँ मेरे पास एक रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कोई एक मेरे पास रॉड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस रॉड को मैं पहले इसके पास लेके गया, ऑब्जेक्ट ए के पास, तो अट्रैक्शन हुई। मैं इस रॉड को इस स्फीयर या ऑब्जेक्ट बी के पास लेके गया, तब भी अट्रैक्शन हुई। मतलब सपोज कर लो ये मार्कर एक रॉड है, मैं इसको इसके पास लेके जाता हूं तो अट्रैक्शन होती है, इसको इसके पास लेके आता हूं तब भी अट्रैक्शन होती है। अब मैं कहता हूं कि ए और बी के ऊपर क्या चार्ज होगा। अब बहुत से बच्चे अपना माइंड यहाँ पे क्लियर, उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें कंफर्म पता है, हमने ए और बी का चार्ज बताना है। बहुत से बच्चे समझते हैं जाहिर इधर लेके आए हैं तो अट्रैक्शन हुई है, इधर भी लेके आए हैं तो अट्रैक्शन हुई है। ए रॉड का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, जो कि गलत है। इसका राइट ऑप्शन आपके पास है डेल्टा ऑप्शन, ए इज न्यूट्रल, बी इज न्यूट्रल। एक्चुअली क्या होता है, जब हम रॉड को इसके पास लेके आते हैं या रॉड को इसके पास लेके आते हैं, इनके ऊपर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज था, जो स्टेशनरी चार्ज था, उसने जस्ट अपने आप को अरेंज किया। अरेंज जब चार्ज अपने आप को करता है तो इस तरफ जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रियल में टोटल चार्ज सेम रहता है। तो बहुत से बच्चे शायद इसका आंसर सोचेंगे कि ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, जो कि गलत है। ए और बी जो है वो दोनों ही न्यूट्रल हैं इस केस में। उसके बाद कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ देखिए, आप सब बच्चों को पता है कि फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोर्स चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। फिर मैंने यहाँ पे K की वैल्यू लिखी, जो कि 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है। पॉजिटिव फोर्स हमेशा रिपल्सिव, नेगेटिव फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव। उसके बाद आप बच्चों को पता है कि K का फार्मूला आपके पास होता है 1/4πε0। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 बना लेता हूँ और ये वाली इक्वेशन मेरे पास 4 है, और मैं ये कहता हूँ कि इक्वेशन 4 को मैं अगर 3 में सब्सिट्यूट कर दूँ, देन क्या वैल्यू होगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये मेरे पास कॉलम फोर्स का फार्मूला आ गया। ये कॉलम फोर्स का एक फाइनल एक्सप्रेशन आप बच्चों के पास। अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज के ऊपर, जो हमारा मेन टास्क है आज का। एमसीक्यूज को अब लाइन वाइज मैं कॉलम लॉ से रिलेटेड डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या एमसीक्यू हैं। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ सिंपल से, एक मेरे पास डायग्राम है कि दो चार्जेस हैं
एक ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है, ये चार्ज भी 1 कॉलम है, ये चार्ज भी 1 कॉलम है, और इनके दरमियान में डिस्टेंस 1 मीटर है। अगर दोनों चार्जेस 1 कॉलम है, डिस्टेंस 1 मीटर है, अब बताएं इसके ऊपर लगने वाली कॉलम फोर्स कितनी होगी। तो आप इजीली फाइंड आउट, मैं बिल्कुल एक जनरल एमसीक्यू से मैंने स्टार्ट किया, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है फोर्स का फार्मूला है K(Q1 Q2/r²। चूंकि चार्ज ये 1 कॉलम है, ये भी 1 कॉलम, डिस्टेंस भी 1, तो ये आएगा F = K, Q1 की जगह पे भी 1, Q2 की जगह पे भी 1, और R की जो आपके पास वैल्यू है वो 1 मीटर है, इधर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चला कि अगर दोनों चार्जेस भी 1 कॉलम के हैं और डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो कॉलम फोर्स जो है वो कांस्टेंट K के इक्वल आती है। K का मतलब 9 × 10⁹ चूंकि यहाँ पे आप फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स का यूनिट आपके पास जो है बेटे वो न्यूटन होगा। ये आपके पास फोर्स का आंसर आ। अब मैं इससे रिलेटेड और एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू +2 कॉलम है, एक की वैल्यू +6 कॉलम है। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 12 न्यूटन है। दो चार्जेस है, 2 कॉलम 6 कॉलम, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 12 न्यूटन है इनके दरमियान में। मैं कहता हूँ मैंने दोनों तरफ 2 कॉलम चार्ज -2 कॉलम चार्ज को ऐड करवा दिया, यानी कि इधर भी -2 कॉलम चार्ज ऐड कर दें, इधर भी -2 कॉलम चार्ज ऐड कर दें। अब बताओ अब फोर्स कितनी होगी। दोबारा एमसीक्यू सुन लें कि मेरे पास दो चार्जेस है, एक +2 कॉलम एक +6 कॉलम, और इन दोनों चार्जेस का जो रिजल्टेंट था फोर्स का, जो रिपल्शन फोर्स थी वो +12 न्यूटन थी। ठीक है, मैंने क्या किया कि -2 कॉलम चार्ज दोनों तरफ ऐड करवा दिया। अब बताना है कि फोर्स कितनी होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं कि 6 न्यूटन होगी, बीटा ऑप्शन आपके पास 4 न्यूटन होगी, चार्ली ऑप्शन आपके पास 2 न्यूटन होगी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0 न्यूटन होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों तरफ आपने जो है वो ऐड करवा दिया इतने चार्ज -2 कॉलम चार्ज को, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किस तरह करना होता है। देखो कि पहले इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन 12 थी, जब मैंने -2 कॉलम ऐड किया, वो इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया, ये +2 और -2 कॉलम कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 कॉलम, और ये आपके पास ऐड होके आ गया 0 कॉलम। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब कि अगर ऐसा एमसीक्यू आए तो आपने चार्ज को दोनों तरफ ऐड करवाना है। जो देखो ना, जब ऐड कराओगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास 4 कॉलम रह जाएगा। 0 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 0 न्यूटन आएगा। इसका मतलब जो इस केस में राइट ऑप्शन आपके पास वो डेल्टा ऑप्शन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं या पसंद किए जाते हैं। उसके बाद मैं एक और एमसीक्यू इससे रिलेटेड डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, आपको वो एक कोई डायग्राम बना के दे देता है, वो कहता है कि सपोज आपके पास यहाँ पे +2 कॉलम चार्ज है, यहाँ पे +4 कॉलम चार्ज है, यहाँ पे +6 कॉलम चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास +7 कॉलम चार्ज है। इसको पॉइंट A कह लें, ये आपके पास पॉइंट B है। ये B +6 नहीं है, मतलब +6 कॉलम चार्ज है, पॉइंट का नाम B है। ये B पॉइंट है आपके पास, चार्ज इसका जो है वो 6 कॉलम है। इस तरह ये पॉइंट A है, इस तरह ये पॉइंट C है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास D है। वो आपको कहता है कि आपके पास A, B और C, D पॉइंट चार्जेस जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ पे चार्ज है +7 कॉलम, यहाँ पे चार्ज है +6 कॉलम, यहाँ पे चार्ज है +2 कॉलम, यहाँ पे चार्ज है +2 कॉलम, और यहाँ पे चार्ज है +4 कॉलम। अब वो कहता है बताओ मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट होगी, कहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आपने सॉल्व करना है या क्या कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अल्फा ऑप्शन आपके पास AB, बीटा ऑप्शन आपके पास BD, चार्ली ऑप्शन आपके पास AC, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास AD। अब किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिए, हमें पता है फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इंडिविजुअली सबके चार्जेस का प्रोडक्ट निकाल के देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा आपके पास 8 न्यूटन। यहाँ पे आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आएगा 24 न्यूटन। इसी तरह 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 न्यूटन, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 न्यूटन। देखो, सबसे ज़्यादा फोर्स आपके पास AC के लॉन्ग आ रही है, क्योंकि फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स इस केस में A और B पॉइंट पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगी, जिसका मैग्नीट्यूड 42 न्यूटन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो अल्फा ऑप्शन होगा।
इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का भी पूछा जाता है, या इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं ये डिस्कस किए जाते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर आप बच्चों से ये पूछा जाए कि आपको इस तरह से कोई एमसीक्यू दिया जाए, सपोज करें कि वो आपसे ये पूछ लेता कि इलेक्ट्रिक फोर्स की रेशो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास हैं, अल्फा ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, बीटा ऑप्शन है लेस देन 1, चार्ली ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डेल्टा ऑप्शन है लेस देन इक्वल टू 1। अब ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है, यूजुअली इस तरह के एनटीएस में क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है ईकैट के हवाले से, लेकिन आपको पता हो। रेशो कैसे देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में पहले हमने डिसीजन करना है इनमें कौन से स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और आप बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वीक होती है मैग्नीट्यूड में। चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का कांस्टेंट ही बहुत ज़्यादा है 9 × 10⁻⁹, तो आप ये कहोगे कि फ्रैक्शन में वैल्यू कम है, ये दोनों आपस में इक्वल तो होती नहीं है। चूंकि फ्रैक्शन में वैल्यू कम है, जनरली रेशो की जब हम बात करते हैं, जब फ्रैक्शन में वैल्यू कम होती है तो आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन आपके पास ए होगा। अगर ये आपस में इक्वल होती मैग्नीट्यूड तब मैं डिवाइड करता तो मैं इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करता, लेकिन चूंकि हमें इस बात का पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वीक होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो ये कॉलम्स लॉ से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवाई कि आपको एक आइडिया हुआ कि कॉलम्स लॉ को आप किस किस तरह से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, और अगर माइकल फैराडे ने, चूंकि इसका माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फोर्स फील्ड भी बोलते हैं, ये फोर्स फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम जो है वो फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फार्मूला है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं वो होता है F/Q0। एक फार्मूला तो ये है, यहाँ से आप इसका यूनिट भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास यूनिट आएगा न्यूटन पर कॉलम। जो इसका सेकंड फार्मूला है वो आपके पास ये होता है 1/4πε0 Q/r², ये इसका सेकंड फार्मूला है। इस फार्मूला से आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। r² की वैल्यू जितनी ज़्यादा करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। अब देखो मैं इसको अगर मैं इसकी वेरिएशंस चेक करूँ इस फार्मूले की, फिर इससे रिलेटेड हम MCQ देखते हैं, पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर साथ इन दोनों से रिलेटेड कंबाइनली जो इनके MCQ बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले की रेशो बनाता हूँ तो इस तरह बनेगी E1/E2 इज इक्वल टू R²/R1²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अगर मुझे दो तरह के डिस्टेंसेस दिए गए हैं, मैं दोनों तरह के डिस्टेंसेस की रेशो का स्क्वायर लूंगा, इनवर्स रेशो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो आ जाएगी। अब देखो मैं एक सिंपल सा MCQ डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप बच्चों से ये पूछा जाए, सपोज आपके पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, या इसको मैं डायगोनल बना लेता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये आपके पास इस तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, 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 सारे पॉजिटिव चार्जेस आपके पास। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। दरमियान में मैंने एक पॉइंट ले लिया X। अब मैं यहाँ पे एक MCQ डिस्कस करता हूँ। मैंने ये क्लास में भी बच्चों को करवाया हुआ है कि आपसे ये पूछा जाए कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर X, कि पॉइंट X के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी, सही होगी इस केस में। ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल 0, बीटा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल इक्वल टू 0, चार्ली ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल डज नॉट 0, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट 0 और पोटेंशियल डज नॉट 0। अब इस पॉइंट को जरा फोकस करें बहुत अच्छी तरह से। देखिए ये सारे के सारे ही पॉजिटिव चार्जेस हैं।
हमेशा याद रखें जब भी सारे एक जैसे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, चूंकि आपने इनका डायगोनल लिया, ये डायगोनल ही है ना, ये इनका सेंटर पॉइंट एक्स, सेंटर पॉइंट के ऊपर जब सिमिलर चार्जेस होते हैं हमेशा याद रखें सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेंटर में सिमिलर चार्जेस की वजह से जीरो होता है, ये अपने माइंड में बिठा ले चीज़। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मींस के सिमिलर चार्जेस की वजह से सेंटर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, पोटेंशियल जीरो सिर्फ तब होता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। मैं अगेन ये वर्डिंग रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल जीरो सिर्फ तब होता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। अगर है ही दोनों पॉजिटिव चार्जेस या दोनों नेगेटिव चार्जेस तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उस केस में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो चार्ली ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। अब मैं पोटेंशियल से रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू कराता हूँ ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि पोटेंशियल से रिलेटेड किस तरह से आपको एमसीक्यू आ सकता है या उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मैं अगर सिंपली कहता हूँ कि यही एमसीक्यू आपसे इस तरह से पूछा जाता कि ये आपको एक डायग्राम बना के दी जाती, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर में एक पॉइंट है वाई। ये पूछा जाए कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वाई, कि यहाँ पे वाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आपके पास अगेन वही है, अल्फा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो है। बीटा ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। चार्ली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल डज नॉट जीरो। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट जीरो और पोटेंशियल डज नॉट जीरो। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस के केस में सेंटर में पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब ये याद रखिएगा, बुक की एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर 3 और एग्जांपल भी है। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस की वजह से सेंटर में पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इसका मतलब इस केस में जो आपके पास पोटेंशियल है वो जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। तो सिमिलर चार्जेस की वजह से सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। अनइक्वल चार्जेस की वजह से सेंटर में पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा इस केस में, दैट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, फिर उससे रिलेटेड फर्दर एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से क्लियर है, नाम सुनते ही आपके माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज। यहाँ से आप इसका यूनिट भी चेक कर सकते हैं, इसका यूनिट आपके पास होगा जॉल पर कॉलम। इसी तरह से आपको टीचर से डायग्राम बनवाते हैं जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। आपको वो ये कहते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बनाई। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर तो आप कोई भी आपके पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में आता है, ये याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज, इफ चार्ज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फॉल करता है तो उस केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। मैंने ये अपवर्ड एरो इसलिए लगाया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर कोई भी चार्ज अगर अगेंस्ट द फील्ड मूव करता है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेंस्ट द फील्ड, अगर कोई भी चार्ज फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो हमेशा याद रखिएगा कि उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फील्ड के डायरेक्शन में आता है तो काइनेटिक एनर्जी, अगेंस्ट जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी। मैं अब यहाँ पे ना एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं यही वाली डायग्राम है आपके पास एमसीक्यू के, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखूँगा। एमसीक्यू इसी डायग्राम में मैं बना रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास, या कह लें कि यही डायग्राम है, इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास।
मेरे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट x है, ये पॉइंट y है और यहाँ पे पॉइंट z है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं x, y और z, 3 पॉइंट्स हैं x, y और z। यहाँ पे मैंने बारी बारी यानी कि लाइन वाइज चार्ज, पहले मैंने एक चार्ज है उसको x पॉइंट पे रखा, फिर दूसरा चार्ज, फिर उसी चार्ज को मैंने y पॉइंट पे रखा, फिर उसी चार्ज को मैंने z पॉइंट पे रखा। मेरे पास अगर ये 3 पॉइंट्स थे और मैंने चार्ज को पहले x पे रखा, फिर y पे रखा, फिर z पे रखा, और मैं कहता हूं कि बताओ इस केस में मैक्सिमम फोर्स किस पॉइंट पे लगेगी। दोबारा एमसीक्यू सुन लें, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं, और मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट लिए फील्ड में x, y और z। मैंने कहा कि पहला पॉइंट x है, दूसरा y है, तीसरा z है। मैंने चार्ज को बारी बारी यानी कि लाइन वाइज पहले x पे रखा, फिर y पे रखा, फिर z पे रखा। मैं कहता हूँ इन तीनों पॉइंट पे रखने के बाद बताओ मैक्सिमम फोर्स किस पे लगती है। ऑप्शन आपके पास है, अल्फा ऑप्शन है x, बीटा ऑप्शन है y, चार्ली ऑप्शन है z और डेल्टा ऑप्शन है ऑल हैव सेम फोर्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में बहुत से बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि शायद z जो है वो सबसे नीचे है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखें कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसी होती हैं, देखो सारी फील्ड लाइंस एक जैसी हैं, मैंने तो कोशिश यही की है कि सारी फील्ड लाइंस एक जैसी बनाऊं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसी होती हैं तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे जो लगने वाली फोर्स है वो सेम होगी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। आप बेशक उसको x पे रख लें, y पे रख लें, z पे रख लें, हर पॉइंट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो सेम होगी। इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो डेल्टा है। आप किसी पॉइंट के ऊपर भी रख लें, हर पॉइंट के ऊपर फोर्स सेम एक्सर्ट करेगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ये पूछे जाते हैं या पसंद किए जाते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट पता हो। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है या फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं और साथ ही फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ आप लोग इसको समझते जाएं। जो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखें, आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है E डॉट ए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यह आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक मोस्ट जनरलाइज यूनिट आ गया। यहाँ से आप इसका यूनिट भी चेक कर सकते हैं कि इसका यूनिट आपके पास होगा न्यूटन पर कॉलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। यह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ गया। अब देखो मैं इसके डिफरेंट केसेस एंगल के चेक करता हूँ। आपको पता है अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखें तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू आप 60 रखते हैं तब क्या होगा, मतलब डिफरेंट वैल्यूज रैंडमली मैं लेता हूँ। इसी तरह आप थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तब क्या होता है। अब देखो आप हर एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो फ्लक्स जो है वो मेरे पास मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास ई ए के इक्वल होगी। इसी तरह मैं थीटा की वैल्यू 60 रखूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई ए डिवाइडेड बाई 2। चूंकि cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2 तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई ई ए डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ई ए की जगह मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहां से मैं ये भी पता चला कि फ्लक्स अपने ही मैक्सिमम का हाफ हो जाता है अगर आप एंगल कितना यूज करें, 60 डिग्री। इसी तरह 90 डिग्री अगर मैं यूज करता हूं तो फ्लक्स मिनिमम होगा और मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। तो ये इसकी वेरिएशन थी, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस हम करते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कोई क्यूबिकल सरफेस है, कोई एक क्यूब है जो मैंने बोर्ड पे बनाया। इसके सेंटर में यहाँ पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे कोई एक मेरे पास क्यूब है, उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ द क्यूब having a unit positive charge at its center having side
x सेंटीमीटर इज, क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट को पढ़ें। क्वेश्चन ये जो मैंने क्लास में कराया हुआ है कई बच्चों को, इसलिए इसको दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आते हैं। वो कहता है आपके पास एक क्यूब है, इसके सेंटर में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये जो है आपके पास सेंटर में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक क्यूब के आपने सेंटर में रखा हुआ है। वो कहता है कि इसकी कोई एक साइड कह लो x सेंटीमीटर, मतलब x सेंटीमीटर वो साइड ले रहा है। कहता है किसी एक साइड का फ्लक्स बताओ क्या होगा। दोबारा सुन लें, एक क्यूब के सेंटर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसकी कोई एक साइड है जिसको आप कह रहे हैं x सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं किसी एक साइड का फ्लक्स बताएं। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन है 3/4 पाई के, बीटा ऑप्शन आपके पास 4/3 पाई के, चार्ली ऑप्शन आपके पास 3/4 पाई स्क्वायर के और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे चेक करते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो जरा आप देखें। पहली बात तो ये उसने क्यूब दिया हुआ है और किसी एक साइड की वो बात कर रहा है। आपको पता है क्यूब में आप 6 साइड्स लेते हैं और फ्लक्स को अगर आपने फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है इस केस में, तो आप किस तरह से करेंगे। आप लोगों ने सिंपली इसको सॉल्व आपने किस तरह से करना है। देखो फ्लक्स का फार्मूला होता है आपके पास Q/ε0, ये फ्लक्स का फार्मूला, ये फ्लक्स का ये भी एक फार्मूला यूज करता है, जरूरी नहीं E.A यूज करें, ये भी फ्लक्स का फार्मूला जो कि गॉस लॉ में यूज होता है। एक साइड की बात कर रहा है, टोटल 6 साइड हैं, तो सिंगल साइड के लिए आप यूज करोगे 1/6, क्योंकि क्यूब की आप 6 साइड्स लेते हैं। अगर एक साइड की बात करेंगे तो शुरू में 1/6 आएगा, टोटल 6 साइड्स है ना, एक साइड की बात करेंगे तो 1/6 आता है हमेशा। जैसे कहते हैं कि लूडो के दाने को फेंका, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। जब आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब मैं इसको देखो, मैंने ये आंसर निकाला लेकिन ये आंसर मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये आंसर कहीं पे नहीं है। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि k का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं अगर 1/एप्सिलॉन नॉट को इधर ही रहने दूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 पाई k इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें। मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, देन आपके पास क्या वैल्यू आएगी। जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू होगी फ्लक्स इज इक्वल टू 1/6 Q इंटू जो 1/एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई के। 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो ये फ्लक्स की आपके पास वैल्यू इस केस में आएगी 2 पाई के ओवर 3, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स की आपने जब इसको सॉल्व किया तो फ्लक्स का जनरल फार्मूला था आपके पास Q/ε0, आपने 1/6 Q/ε0 लिखा, फिर आपने एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन की जगह लिख दिया 4 पाई के। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो 2/3 पाई के इसका राइट ऑप्शन आ गया। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको आप सही कर, बीटा ऑप्शन को आप सही कर लें, यहाँ पे 2 लिख लें 2/3 पाई के। इसका मतलब इस केस में जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। इस एमसीक्यू के ना लॉजिक को दोबारा एक दफ़ा देखें कि फ्लक्स का फार्मूला है 1 Q/ε0, चूँकि उसकी 6 साइड्स होती हैं, सिंगल साइड की बात कर रहे हैं तो 1/6 Q/ε0 आ गया। इसका मतलब k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई k इज इक्वल टू 1/ε0, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मैंने 1/ε0 की जगह ये देखें ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 1/ε0 की जगह मैंने 4 पाई k लिख दिया। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो 2/3 पाई के ये इसका राइट ऑप्शन बनता है इस केस में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको कभी इस तरह का कोई फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो ये भी एक कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यू नहीं है आसान ही, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने वाला था, कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, पहली बात तो ये कि इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी का यूनिट कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब भी आप एक पार्टिकल को 2 ऐसे पॉइंट्स में मूव करवा रहे हैं जिनका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, उसके लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कोई से 2 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट अपवर्ड है एक पॉइंट डाउनवर्ड है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं,
तो उस केस में जो एनर्जी आपके पास होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप इस तरह से लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फार्मूलाज हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर कभी निकालनी है तो फार्मूला आपके पास Q डेल्टा वी, पोटेंशियल एनर्जी भी आपने निकालनी है तब भी फार्मूला आपके पास Q डेल्टा वी। दोनों तरह के फार्मूलाज निकालने के लिए आप हमेशा काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों केसेस में आपने Q डेल्टा वी ही यूज करना है। अब इससे रिलेटेड देखो एमसीक्यूज क्या क्या आ सकते हैं या वो किस तरह के आपको क्वेश्चन दे सकता है। मैं अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूं। देखें ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो काइनेटिक एनर्जी है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि दोनों फार्मूलाज मैं इधर लिख रहा हूं, एक है जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा वी। अगर मैं सिंपली बात करता हूं फॉर न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन के लिए आप बच्चों को पता है चार्ज जीरो होता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आएगी। इस केस दोनों की वैल्यू जीरो होगी। मैं अगर आपके पास कहता हूं कि एक एमसीक्यू है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विथ पोटेंशियल 5 वोल्ट इज। अब ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व, देखें बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विद पोटेंशियल 5 वोल्ट इज, कि 5 वोल्ट पोटेंशियल है उसकी आप काइनेटिक एनर्जी निकालें। किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला है Q डेल्टा वी। अब वो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो 4 टाइम्स होता है और पोटेंशियल उसने आपको दिया हुआ 5 वोल्ट, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 20 जूल्स आ जाएगी। इसी तरह वो आपको इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, अल्फा मतलब आप बीटा पार्टिकल कोई भी आपके पास हो, फार्मूला आपने ये यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी का भी Q डेल्टा वी और पोटेंशियल एनर्जी का भी Q डेल्टा वी। दोनों केसेस में फार्मूला जो है वो आपका सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो आपने ड्राइव किया पॉइंट चार्ज की वजह से वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें V और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज़्यादा R को इंक्रीज करते जाएंगे V की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि V और R दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको कोई, इसको आप जनरलाइज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K Q/R। इसका मतलब अगर आपको कभी भी कोई ऐसा एमसीक्यू आए जिसमें चार्ज और डिस्टेंस दिया हो, अगर चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपने हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करना है। और एक पोटेंशियल का फार्मूला ग्रेडियंट में आप यूज करते हैं E इज इक्वल टू, जो एक और इसका फार्मूला है वो आप यूज करते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V/डेल्टा। ये ग्रेडियंट का फार्मूला है। गौर करें जरा इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर। ये वाला फार्मूला आपने तब यूज करना है अगर चार्ज और डिस्टेंस दिया होगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, जस्ट वैल्यू लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, इसकी भी वेरिएशन देखें। अगर मैं कहता हूं आप E को कांस्टेंट रखें, सपोज करें E कांस्टेंट है, अगर E कांस्टेंट है इस फार्मूले में तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से होगी, ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अगर E कांस्टेंट है तो ये होगा, अगर E की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R, ये रिलेशन होगा। ये सारी वेरिएशंस पता होनी चाहिए कि अगर इस केस में E कांस्टेंट है तो डेल्टा V और डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो ये सब चीजें आपको पोटेंशियल से रिलेटेड सब पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास गॉसेस लॉ, कि गॉसेस लॉ में क्या चीजें हैं या गॉसेस लॉ में क्या आप पढ़ते हैं।
गॉसेस लॉ में अगर हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करें, गॉसेस लॉ का सिंपली फार्मूला ये है कि जो भी आपके पास फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज के। अगर तो टोटल चार्ज ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, अगर टोटल चार्ज कम है तो फ्लक्स कम होगा। जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं गॉसेस लॉ को कि गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ हमें बताता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज। इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि फ्लक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल चार्ज के। अगर टोटल चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, टोटल चार्ज कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। अब मैं गॉसेस लॉ से रिलेटेड पहले ही एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि आप बच्चों को ये आता है। मैं अगर ये कहता हूँ कि आप बच्चों से ये पूछा जाए कि आपके पास देखिएगा ज़रा, ये दो तरह के स्फीयर्स हैं, एक ये स्फीयर है आपके पास और एक ये स्फीयर। ये वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और ये वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। अगर मैं कहता हूँ, आपसे पूछा जाए कि विच स्फीयर हैव ग्रेटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनमें से किस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है? दो ही ऑप्शन दूंगा, अल्फा ऑप्शन है ए और बीटा ऑप्शन है बी। चलिए आपकी आसानी के लिए दो ऑप्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है या सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है Q/A, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू Q/A की जगह पे आ जाएगा πr²। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंपलेस्ट फार्मूला है। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी, तो जिसका रेडियस जितना कम होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में जो मैंने दो स्फीयर बनाए, पहले का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि पहले का रेडियस कम है तो पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ए होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पे आता हूँ। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन हमें क्या बताती है या इसका क्या कंक्लूजन है फर्स्ट एप्लीकेशन का। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है, अगर हम एक स्फीयर को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी सरफेस पे चार्ज आउटसाइड सरफेस के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और एक उसके अंदर आपने इमेजिनरी सरफेस सपोज करनी होती है जिसको आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसको आप r' कह लें, इसको आप r कह लें। गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर। तो आपको टीचर्स यही बताते थे कि बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर जीरो होती है। क्यों जीरो होती है उसकी ज़रा रीज़न सुन लें। उसकी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर जीरो क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि फ्लक्स का फार्मूला होता है E.A। जब एक चार्ज ही आउटसाइड है, इनसाइड चार्ज नहीं है, अगर आउटसाइड चार्ज है तो इसका मतलब इनसाइड फ्लक्स जीरो है। अगर इनसाइड फ्लक्स जीरो है तो E.A जो है ये आपके पास जीरो आएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या आपके पास एरिया जीरो है। इसका मतलब एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की कि इनसाइड अ होलो स्फीयर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है। मैं अगर इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू को डिस्कस करता हूँ कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि आपके पास एक होलो स्फीयर है, उसकी एक बैलून है, उसकी आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा? इनसाइड पोटेंशियल, एक बैलून है उसकी आउटसाइड पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा? तो याद रखें जितना पोटेंशियल आउटसाइड है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा। इनसाइड पोटेंशियल को मैं V' कहता हूँ, वो भी 5 वोल्ट ही होगा। इधर जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट आपके पास, उसकी वैल्यू 5 वोल्ट होगी। अब बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर पोटेंशियल जितना बाहर है उतना ही अंदर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, इसकी क्या वजह? बेटे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है पोटेंशियल के चेंज के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना देना पोटेंशियल के चेंज के साथ। जब आप पोटेंशियल की बात करते हो, जितना पोटेंशियल बाहर है उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डील करती है पोटेंशियल के चेंज को। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपने देखो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट। अगर यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज वो कहता तो चेंज की वैल्यू आती 5 - 5, वो आंसर 0 होता। तो दो चीज़ें यहाँ से सीख लो। जब आपसे पूछा जाए कि इतना पोटेंशियल बाहर है तो इतना अंदर कितना होगा, जितना आउटसाइड पोटेंशियल होता है उतना इनसाइड पोटेंशियल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता। पोटेंशियल 0 सिर्फ तब होगा जब आप उसका डिफरेंस लेंगे। तो इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है। अगर आउटसाइड 5 वोल्ट है तो इनसाइड भी 5 वोल्ट। आउटसाइड अगर 10 वोल्ट होती तो इनसाइड भी 10 वोल्ट। आउटसाइड अगर 100 वोल्ट होती तो इनसाइड भी पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होना था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी थी? 0, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल का चेंज 0 होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है गॉसेस लॉ की सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन। फिर हम कैपेसिटर पे आते हैं, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, कैपेसिटर। सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? सेकेंड एप्लीकेशन में आप बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट चार्ज शीट कह लें आप। ये आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। इस सेकेंड एप्लीकेशन का आंसर आपके पास यही आता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर। ये आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन का आंसर था। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। इसी तरह आप जो थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का आंसर था वो आपके पास इस तरह से आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर। अब आप देखो कि ये आंसर डबल है इस आंसर के कंपैरेटिवली। आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट चार्ज प्लेट्स की है ये डबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट। मैं इन दोनों में एक रिलेशन बनाता हूं ताकि आप बच्चों को क्लियरली पता चल सके, या इससे रिलेटेड एमसीक्यू आए तो आप सॉल्व कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, यहां पे मैं इसके छोटा सा लिख रहा हूं, ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स is equal to 2 multiplied by electric field of infinite charge sheet। तो ये आप देख सकते हैं कि आप एक, मैंने इसमें सिंपलेस्ट रिलेशन बना दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में होगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये फार्मूला आपके सामने। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटर का क्या कॉन्सेप्ट है? कैपेसिटर देखिए, आप यही कहते हैं कि एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस आपके पास कैपेसिटर, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। इसीलिए आप हमेशा एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। जो आपके पास चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर के केस में आप हमेशा ये फार्मूला पढ़ते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना चार्ज भी ज़्यादा होगा, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना चार्ज भी कम होगा। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ तो ये फार्मूला होगा आपके पास Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पे C आपके पास कांस्टेंट, अगर आप C की वैल्यू निकालोगे तो Q ओवर V आएगी। ये आपके पास C की वैल्यू है। C एक कांस्टेंट है जिसको आप कैपेसिटेंस कहते हैं। C के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको आप कैपेसिटेंस कहते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हमने चार्ज को या चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया
तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ये चार्ज की वैल्यू डबल कर दी तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन आपके पास है डबल, बीटा ऑप्शन आपके पास हाफ, चार्ली ऑप्शन आपके पास इंक्रीजेस, या डेल्टा ऑप्शन आपके पास रिमेन सेम। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं देखिएगा ज़रा। अब बहुत से बच्चे ना इसका शायद समझ रहे हो कि हमने चार्ज को डबल किया तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है C इज इक्वल टू Q ओवर V, इस फार्मूला में अगर मैं चार्ज को डबल करूंगा, मैं चार्ज को 2Q करता हूं तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं चार्ज को डबल करता हूं तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगी Q/V। कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम रहेगी, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर मैं ये कहता कि मैंने पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के चार्ज को डबल किया तब क्या होगा। अगर मैं ये कहता कि पोटेंशियल को मैंने कांस्टेंट रखा और मैंने चार्ज को डबल कर दिया, बताओ कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के चार्ज को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपली ये कहते हैं कि आप चार्ज को डबल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो चार्ज को डबल करोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि चार्ज डबल होगा तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, लेकिन जो कैपेसिटेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। अब इसके ना कुछ फार्मूलाज हैं कैपेसिटर वाले केसेस के, जो मैं आप बच्चों से डिस्कस करने लगा हूँ। कैपेसिटर में पहला जो केस है इसका वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कॉन्सेप्ट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फार्मूलाज आपने कई तरह के पढ़े हैं। एक इसका कैपेसिटर का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है। एक कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और जब आप मीडियम की बात करते हैं तो फार्मूला उसका होता है A एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक ओवर D। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस इस केस में जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी तरह से जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी तरह से जो मीडियम की कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस के जो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर तो एरिया को आप डबल करोगे कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। आप डाइलेक्ट्रिक जितना इंक्रीज करते जाओगे कैपेसिटेंस उतनी इंक्रीज होती जाएगी। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक आप इंक्रीज करेंगे उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। और नंबर 3 पे जितना आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं अगर इससे रिलेटेड एक MCQ डिस्कस करूं, मैं ये कहता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने एरिया को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया और प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हमने हाफ कर दिया। अब बताओ कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा या कैपेसिटेंस को आप किस तरह से डील करेंगे। तो कैपेसिटेंस के केस में आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो, आपको पता है फार्मूला यही है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। आप बच्चों ने क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज लगानी है जो इसका मेन फार्मूला है। इस फार्मूला में वो आपको यही कह रहा है कि A की वैल्यू को आपने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया 4A एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और D की वैल्यू को आपने हाफ कर दिया। जो वो डाटा दे रहा है उसके मुताबिक वैल्यूज लगाओ, आंसर आ जाएगा। उसने कहा एरिया को 4 टाइम बढ़ा दो, मैंने 4 टाइम बढ़ा दिया। D की वैल्यू को हाफ कर दो, मैंने हाफ कर दिया। देखो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटेंस का फाइनल आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो आप बच्चों ने सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसमें क्या चीज़ें हैं, फिर हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस को भी देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में आपने कई तरह के फार्मूलाज पढ़े।
पहला फार्मूला आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास। ये फार्मूला हमें बताता है कि जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह से एक एनर्जी का फार्मूला आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक ए स्क्वायर और ए एल, ये भी है आपके पास एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फार्मूला। और एक आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है जो आप यूज़ करते हैं, वो है जी हाफ एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक ए स्क्वायर। इसको आप बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये 3 तरह के फार्मूलाज हैं, ये भी आपने अपने दिमाग में बिठाने हैं। आपको बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कभी भी डाटा जो है वो इसके मुताबिक आ रहा है, आप इसमें वैल्यूज लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इसके मुताबिक डाटा है, आप इसमें वैल्यूज लगाएं, आंसर आ जाएगा। अगर इसके मुताबिक डाटा है तो आप इसके अंदर वैल्यूज लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। एक और इसका फार्मूला इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी, मतलब वो भी आप फार्मूला लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी। वो यूज हम करते हैं इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी। ये वाला भी फार्मूला यूज किया जाता है, मतलब ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमने एनर्जी का और कैपेसिटेंस का रिलेशन देखना होता है। लास्ट में इसके कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस क्या हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसका। 2 तरह के ही कॉम्बिनेशंस हैं, एक जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो उसको आप बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर आपके पास कैपेसिटर हैं, उनको आपने एक ही लाइन में कनेक्ट किया हुआ है, सपोज इस तरह से एक ही लाइन में आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसको आप C1 कह लें, इसको आप C2 कह लें, इसको आप C3 कह लें। अगर कैपेसिटर को आप एक ही लाइन में कनेक्ट करेंगे तो उसको आप सीरीज बोलेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। जब भी आप कैपेसिटर को सीरीज में देखें तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर मैं इसका एक शॉर्टकट लिखूं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए आप ये फॉर्मूला लिख लें कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इंटू 1/n। ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला। अगर आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो आप ये फार्मूला यूज करें। इसी तरह लास्ट में जो है वो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर हैं हमने उनको मतलब आमने सामने इस तरह से लगाया हुआ है, अगर ये है कैपेसिटर, अगर आप इस तरह से कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में C इक्विवेलेंट का आंसर होता है आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको आप C1 कह लें, इसको C2 कह लें, इसको आप C3 कह लें। ये आपके पास इसका जनरल रिलेशन होता है। सीरीज में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि करंट हमेशा सेम रहता है, ये चीज़ें सबको पता होती हैं, और पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है। पैरेलल के केस में जो करंट है वो हमेशा डिफरेंट होगा और पोटेंशियल जो है ये सेम होता है। अगर मैं इसका शॉर्टकट फार्मूला लिखता हूं फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। अगर आपके पास एक तरह के कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो उस केस में आप फार्मूला इस तरह यूज करेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू C, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला यूज कर लें या ये फार्मूला यूज कर लें, आंसर इसका सेम आएगा। ये बेटे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आप बच्चों को करवाई। इससे रिलेटेड मैं एक MCQ करता हूं, वो आप बच्चे खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो मैंने संडे क्लासेस में इसके काफ़ी MCQ करवा दिए थे, लेकिन आप इसको एक दफ़ा खुद भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशंस की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है कि जस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ लिया तो आपको आ गया, ऐसा नहीं है। इसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इससे रिलेटेड कोई आपको एक MCQ देता हूँ। मैं कहता हूँ कि
अगर आपके पास पहले तो एक सिंपल चले एमसीक्यू, ये कैपेसिटर आपके पास 5 माइक्रो कॉलम, ये है 6 माइक्रो कॉलम, और ये भी आपके पास 2 माइक्रो कॉलम, बैटरी नीचे करके लगा लें। अब बताएं इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये आप फाइंड आउट करें। इस तरह के क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें, सिंपल एमसीक्यू से स्टार्ट करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते जाएं। मतलब पहले आसान एमसीक्यू जैसे मुझे नज़र आ रहा है, दोनों सीरीज़ में और ये पैरेलल में है, फिर इस तरह से थोड़ी सी ट्रिकी डायग्राम कर लें, फिर और ट्रिकी डायग्राम करें। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एमसीक्यू आपको और लिखवा देता हूँ ताकि आप बच्चे जो है ना वो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। जिस तरह मैं ये कहता हूँ, एक एमसीक्यू मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इसको भी सॉल्व करें। अगर इस तरह से डायग्राम है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये आपके पास 6 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। अब वो कहता है कि इसकी कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगी। ऑप्शन आपके पास है, अल्फा ऑप्शन है 13 माइक्रोफैरेड, बीटा ऑप्शन है 7 मिलीफैरेड, चार्ली ऑप्शन आपके पास 36/13 माइक्रोफैरेड और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 3 माइक्रोफैरेड। ये बात आपने खुद सॉल्व करना है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये खुद आपने सॉल्व करना है। आपको पता है ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में और आपस में पैरेलल, क्योंकि ये एक ही लाइन है, नीचे भी एक ही लाइन है। जब आपस में कंबाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी सीरीज, नीचे भी सीरीज और आपस में पैरेलल। आंसर इसका ये आएगा डेल्टा ऑप्शन 3 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करें उतनी कम है बेटा। ये आज का हमारा लेक्चर जो हमने चैप्टर नंबर 12 के ऊपर डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को इसकी जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप जितने एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, पास पेपर को आप सॉल्व करें और कॉन्फिडेंट रहें, चिकू ना करवाएं, कॉन्फिडेंट रहें, खुशी से तैयारी करें। टाइम आपके पास कम है। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।